दोस्तों कल यानी 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और अब देश में किसकी सरकार बनेगी, किस जोर तोड़ से बनेगी, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज हम बात कर रहे हैं राजनीति और कुछ पुराने फिल्मी सितारों की। दोस्तों चुनाव न केवल फिल्मों का अहम सब्जेक्ट रहा है, बल्कि कई फिल्मी सितारों का भारत की राजनीति में अहम योगदान रहा है। साउथ सिनेमा हो या बॉलीवुड, सालों से सितारे चुनाव में उतरते रहे हैं। जहां एक तरफ साउथ सिनेमा से एमजीआर, जयललिता, एनटीआर जैसे सितारों ने राजनीति में उतरकर मुख्यमंत्री पद संभाला, वहीं दूसरी तरफ सुपरस्टार राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे सितारों का राजनीतिक सफर चर्चा में रहा। चुनाव में उतरने वाले फिल्मी सितारों की फेहरिस्त लंबी है, हालांकि चंद ही ऐसे हैं जिन्होंने राजनीति में सक्रिय रहकर झंडे गाड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। दोस्तों आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं साउथ और बॉलीवुड सितारों के राजनीतिक सफर की। तो चलिए शुरू करते हैं राजनीति में कामयाब और नाकामयाब चंद पुराने फिल्मी सितारों के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। एमजीआर यानी एमजी रामचंद्रन ये तमिल फिल्मों के सुपरस्टार भी रहे हैं, जिन्हें चाहने वाले भगवान की तरह पूजते थे। उनकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने के लिए 50 के दशक की हर राजनीतिक पार्टी उन्हें अपने साथ शामिल करना चाहती थी। यही वजह रही कि 1953 में एमजीआर ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। कुछ समय बाद राइटर से पॉलिटिशियन बने सीएन अन्नादुरई ने उन्हें अपनी पार्टी डीएमके में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। ऐसे में 1962 में एमजीआर पहली बार विधायक बने। 12 जनवरी 1967 को एक फिल्म के सिलसिले में हुई मीटिंग के दौरान साउथ फिल्मों के पॉपुलर विलेन एमआर राधा ने एमजीआर पर गोलियां चला दी। उनकी पॉपुलैरिटी इस कदर थी कि जैसे ही गोली लगने की खबर फैली तो 1 घंटे में ही अस्पताल के बाहर 50,000 फैंस इकट्ठा हो गए। रिकवरी के दौरान ही एमजीआर ने अस्पताल से मद्रास स्टेट इलेक्शन की एप्लीकेशन भर दी। इसकी एक तस्वीर भी सामने आई जब गर्दन और सिर पर पट्टी बांधे हुए एमजीआर एक पेपर में साइन करते दिखे। फैंस और डीएमके पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनकी ये तस्वीर पूरे शहर में फैलाई। फायदा ये रहा कि 1967 में एमजीआर पूरे 27,000 वोटों के मार्जिन से विधायक बने। यह मद्रास के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले विधायक थे। अन्नादुरई के मौत के बाद जब एमजीआर ने डीएमके पार्टी में बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। पार्टी छोड़ने के बाद एमजीआर ने अपनी पार्टी अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम बनाई, जिसे बाद में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम नाम दिया गया। यह डीएमके की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। पार्टी ने 1977 में 234 में से 130 सीटें हासिल की और एमजीआर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। एमजीआर 3 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। सुपरस्टार एमजीआर और जयललिता का रिश्ता काफी सुर्खियों में रहा था। एमजीआर से अलग होने के बाद भी जयललिता उन्हें अपना गुरु ही मानती रही। एमजीआर के कहने पर जयललिता राजनीति में आई। अब एमजीआर ने अपनी पार्टी बनाई तो उन्होंने जयललिता को भी पार्टी में जोड़ने को कहा। हालांकि पार्टी कार्यकर्ता इसके खिलाफ थे। जयललिता पार्टी अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम से जुड़कर प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी बनी जरूर, लेकिन विरोध के चलते एमजीआर को उन्हें पद से हटाना पड़ा। पार्टी के लोग नहीं चाहते थे कि जयललिता और एमजीआर के रिश्ते के चलते पार्टी की छवि खराब हो। एमजीआर की मौत के बाद जयललिता को उनके परिवार के विरोध का सामना करना पड़ा। उतार चढ़ाव भरे राजनीतिक सफर में जयललिता 1991 में पहली बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। यह तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। दोस्तों 60 और 70 के दशक में साउथ सिनेमा के स्टार रहे नंदमुरी तारक रामा राव उर्फ एनटीआर ने भी राजनीति में सफलता हासिल की थी।
उन्होंने राजनीति में कदम सिर्फ इसलिए रखा था क्योंकि साउथ फिल्मों के प्रोड्यूसर वी नागी रेड्डी ने उनसे कहा था कि कोई कितनी भी दौलत या शोहरत कमा ले, लेकिन असली पावर राजनेताओं के पास ही होता है। यह सुनते ही उन्होंने 1982 में अपनी तेलुगु देशम पार्टी बनाई। साउथ में भगवान की तरह पूजे जाने वाले एनटीआर जब चुनाव में उतरे तो चाहने वालों ने उन्हें भरपूर प्यार दिया। 1983 में उन्होंने चुनाव में जीत हासिल कर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला। 1983 से 1994 तक एनटीआर 3 बार आंध्र प्रदेश के सीएम बने थे। साल 2008 में साउथ स्टार चिरंजीवी ने आंध्र प्रदेश में प्रजा राज्यम पार्टी बनाई थी। साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में इस पार्टी को 294 में से 18 सीटें मिली थी। चिरंजीवी ने तिरुपति और पलकोल्लू से चुनाव लड़ा था। हालांकि वो सिर्फ तिरुपति से ही सीट जीत सके। 2011 में चिरंजीवी ने सोनिया गांधी से बात कर अपनी पार्टी को कांग्रेस में मिला दिया था। इसके बाद 2012 में वो राज्यसभा सदस्य बने। पार्टी से जुड़कर वो टूरिज्म मिनिस्टर भी रहे हैं। हालांकि 2018 से वो राजनीति में एक्टिव नहीं है। दोस्तों, बात करें बॉलीवुड सितारों की तो इसमें से एक नाम अमिताभ बच्चन का भी आता है। अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन और इंदिरा गांधी करीबी दोस्त थे। ऐसे में अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी की दोस्ती भी गहरी रही। साल 1984 में जब राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन से कहा कि उन्हें इलाहाबाद से हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ चुनाव में उतरना चाहिए, तो अमिताभ बच्चन भी राजी हो गए। इस सीट पर हर किसी की नजर थी क्योंकि हेमवती नंदन बहुगुणा कभी चुनाव नहीं हारे थे। तब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। हालांकि जब चुनाव के नतीजे आए तो हर कोई हैरान रह गया। अमिताभ बच्चन के स्टार पावर के आगे हेमवती नंदन चुनाव हार गए। लेकिन फिल्मों में व्यस्त रहने के कारण अमिताभ बच्चन राजनीति से दूर होते जा रहे थे, जिसका फायदा उनके राजनीतिक विरोधियों ने जमकर उठाया। बोफोर्स, फेयरफैक्स और पनडुब्बी घोटाले में अमिताभ बच्चन का नाम घसीटा जाने लगा। यह दबाव अमिताभ बच्चन नहीं झेल पाए और उन्होंने 1987 में राजनीति से संन्यास ले लिया। साल 1991 में राजेश खन्ना ने कांग्रेस से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। चुनाव में राजेश खन्ना ने अपोजिशन को कड़ी टक्कर दी, लेकिन वो महज 1579 वोटों की कमी से हार गए। आडवाणी को 93,662 वोट मिले थे, जबकि राजेश खन्ना को 92,073। जब 1992 में लाल कृष्ण आडवाणी ने दिल्ली सीट से इस्तीफा दिया तो दिल्ली की सीट पर फिर उपचुनाव हुए। कांग्रेस ने इस चुनाव में फिर राजेश खन्ना को कैंडिडेट बनाया। उपचुनाव में राजेश खन्ना के सामने भारतीय जनता पार्टी ने लाल कृष्ण आडवाणी के कहने पर शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट दी। चुनाव में राजेश खन्ना ने 25,000 वोटों से जीत हासिल की और 1992 से 1996 तक लोकसभा सदस्य रहे। राजेश खन्ना का उस दौर में वो दबदबा था कि जीत के बावजूद वो इस बात से आहत हुए कि उन्हीं के दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा उनके सामने चुनाव लड़ने के लिए राजी कैसे हुए। नतीजतन उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा से बात करना बंद कर दिया। सालों बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने इसे अपनी गलती मानते हुए कहा था कि जब राजेश खन्ना अस्पताल में भर्ती थे तब वो जाकर उनसे माफी मांगना चाहते थे, लेकिन अफसोस मुलाकात से पहले ही राजेश खन्ना चल बसे। शत्रुघ्न सिन्हा 2 बार सांसद रह चुके हैं। 2014 में उन्हें केंद्र में मंत्री पद नहीं मिला तो उनके भाजपा से संबंधों में खटास आ गई। 2019 में भाजपा ने उनकी जगह रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब से उम्मीदवार बना दिया तो शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। वे भाजपा में करीब 28 साल रहे। इसके बाद कांग्रेस में उनका सफर मात्र 3 साल का ही रहा। फिर उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली और अब आसनसोल से सांसद है। 1997 में एक्टर विनोद खन्ना भी राजनीति में उतरे थे। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के बाद वो गुरदासपुर पंजाब से सांसद बने। 1999 में वो चुनाव जीतकर कल्चर एंड टूरिज्म के यूनियन मिनिस्टर बने। 6 महीने बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें विदेश राज्य मंत्री का पद दिया।
विनोद खन्ना इकलौते बॉलीवुड एक्टर हैं जिन्होंने 4 बार लोकसभा इलेक्शन में जीत हासिल की है। दोस्तों, धर्मेंद्र ने साल 2004 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजस्थान की बीकानेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और तब उन्होंने एक तरफा जीत हासिल की थी। हालांकि उसके बाद उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। जब वो फिल्मों और राजनीति का तालमेल नहीं बैठा सके तो उन्होंने 2008 में राजनीति से इस्तीफा दे दिया। धर्मेंद्र की राह पर उनके बेटे सनी देओल ने भी 2019 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। उन्होंने गुरदासपुर से कांग्रेस के कैंडिडेट सुनील जाखड़ को 82,459 वोटों से हराया था। हालांकि वो फिलहाल राजनीति में सक्रिय नहीं है। 1999 में हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट विनोद खन्ना के चुनाव प्रचार का हिस्सा बनी थी। इसके बाद 2004 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। साल 2004 से 9 तक वो अपर हाउस में सांसद रही। 2011 में हेमा मालिनी पार्टी महासचिव बनी। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में हेमा मालिनी ने मथुरा के आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को 3,30,743 वोटों से हराया था। हेमा मालिनी आज भी राजनीति में एक्टिव हैं। जया बच्चन साल 2004 में समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़कर सांसद बनी थी। तब से लेकर आज तक वो राजनीति में सक्रिय हैं। सांसद में दिए गए उनके बयान अक्सर चर्चा में रहते हैं। दोस्तों, जया प्रदा ने 1994 में साउथ के एनटी रामाराव की पार्टी तेलुगु देशम से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। साल 1996 में जया प्रदा पहली बार राज्यसभा सांसद के रूप में नियुक्त की गई। कुछ सालों बाद ही जया प्रदा ने दक्षिण भारत छोड़कर उत्तर भारत की राजनीति में समाजवादी पार्टी के जरिए कदम रखा था। इस पार्टी के जरिए जया प्रदा 2 बार सांसद चुनी जा चुकी हैं। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से गोविंदा, शेखर सुमन, उर्मिला मातोंडकर, परेश रावल, शबाना आजमी जैसे कुछ सितारे ऐसे भी रहे हैं जो राजनीति में तो उतरे लेकिन लंबी पारी नहीं खेल सके। वहीं साउथ सिनेमा से थलपति विजय और कमल हासन जैसे सितारे भी अपनी पार्टी बना चुके हैं। हालांकि वो राजनीति में सक्रिय नहीं है। दोस्तों, आज भी कहीं न कहीं कई सारे फिल्मी सितारों का झुकाव हमेशा राजनीति की तरफ होता है और वो इस मौके की तलाश में भी रहते हैं। इस बार के चुनाव में भी कंगना रनौत, अरुण गोविल, हेमा मालिनी, रवि किशन, मनोज तिवारी, शत्रुघ्न सिन्हा, सायोनी घोष, पवन सिंह, लॉकेट चटर्जी, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और काजल निषाद जैसे फिल्मी सितारे चुनावी रणभूमि में उतरे हैं और जनता ने किसे पास किया, किसे फेल, ये तो आपको बखूबी पता चल ही गया है। दोस्तों, इस वीडियो में बोले गए नामों के अलावा आपके याद में अगर और भी कोई फिल्मी सितारे हो जिन्होंने राजनीति में अपना हाथ आजमाया है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।